हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी दोस्तों। साथियों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हमारी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे 15 हिस्ट्री के, 15 ज्योग्राफी के और 15 पॉलिटी के क्वेश्चंस के साथ साथ दोस्तों 5 करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी। तो दोस्तों कुल 50 नंबर का ये टेस्ट आप लोगों का रहने वाला है। इसमें आप लोगों ने दोस्तों अपनी तैयारी को जांचना है, परखना है और साथ ही साथ में दोस्तों मैं इन प्रश्नों के साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताऊंगा, तो जिससे कि आपको आपके एग्जाम में हेल्प भी जरूर पहुंच जाएगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों आपका ज़्यादा समय ना खराब करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? अब दोस्तों यहाँ पे मैं किसी प्रकार के ऑप्शन नहीं बोलूँगा। आप लोगों ने दोस्तों स्वयं इस वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगा लेना है और उसके बाद दोस्तों आप लोग वीडियो को प्ले करके अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। दोस्तों वी.डी. सावरकर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों 1857 की जो क्रांति है इसको दोस्तों वी.डी. सावरकर और शशि भूषण ने, दोस्तों दोनों के नाम आपने ध्यान रखने हैं, वी.डी. सावरकर और शशि भूषण ने दोस्तों इसको स्वतंत्रता संग्राम कहा था। जबकि दोस्तों जो लॉरेंस व सीले है इन्होंने इस क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा था। तो आपने इन दोनों को ही ध्यान में रखना है। साथ ही साथ में जो दोस्तों डिजराइली है, डिजराइली ने दोस्तों 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था और डब्ल्यू टेलर ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। तो दोस्तों आपने चारों को ही ध्यान में रखना है कि क्या क्या स्टेटमेंट इनके द्वारा 1857 की क्रांति के बारे में दिया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, किस आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि कौन सा एक आंदोलन ऐसा था जिसके कारण से दोस्तों सरदार वल्लभ भाई जो पटेल हैं इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों बारदोली सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान करी थी। तो दोस्तों आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि बारदोली सत्याग्रह दोस्तों वर्ष 1920 में हुआ था और दोस्तों यह जो था किसान एक आंदोलन था जिसमें किसानों ने यह आंदोलन लगान ना देने के विरुद्ध चलाया था। और दोस्तों यहाँ की जो महिलाएं थी इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पर सरदार की उपाधि प्रदान करी थी। तो आपने ध्यान में रखना है बारदोली सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि प्रदान करी गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? अब दोस्तों 4 सन यहाँ पे आपको दी गई हैं। आप लोगों ने बताना है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। आप लोगों ने ध्यान में रखना है दोस्तों कि इसका गठन जो है वह 1936 में लखनऊ में किया गया था और दोस्तों तब इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे और महासचिव एन.जी. रंगा थे। तो आपने दोस्तों इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है? अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक प्रसिद्ध जो पुस्तक है यह किस व्यक्ति की है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक प्रसिद्ध पुस्तक राजा राम मोहन राय जी की है। अब बाकी दोस्तों आपने ध्यान में रखना है इस पुस्तक के अलावा संवाद कौमुदी और गिफ्ट टू मोनोथेस्टस यह पुस्तकें भी दोस्तों इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों में शामिल हैं। आपने दोस्तों तीनों को ध्यान में रखना है, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, संवाद कौमुदी और गिफ्ट टू मोनोथेस्टस। दोस्तों तीनों ही पुस्तकें हैं राजा राम मोहन राय जी की हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है? अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि ये जो पुस्तक का नाम दिया गया है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये पुस्तक दोस्तों किस व्यक्ति की है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक रमेश चंद्र दत्त जी की है। और दोस्तों यह जो पुस्तक है ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि दोस्तों यह जो पुस्तक है यह आर्थिक इतिहास पर लिखी गई पहली पुस्तक थी। तो दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं कि आर्थिक इतिहास पर लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी, तब दोस्तों आपने ध्यान में रखना है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया वह पुस्तक थी। बाकी पूछा जाएगा दोस्तों यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो रमेश चंद्र दत्त जी के द्वारा लिखी गई है। बाकी दोस्तों आप सभी जानते होंगे द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों जो काफ़ी ज़्यादा हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारतीय अशांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि भारतीय अशांति का जन्मदाता किस एक व्यक्ति को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा जाता है। और दोस्तों यह पूछा जाता है कि इनको यह कहा किसने था, तो दोस्तों वैलेंटाइन सिरोल ने दोस्तों
बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति का जन्मदाता या फिर जनक कहा था? आपने सभी तथ्यों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष व कहाँ की गई थी? अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किस साल में करी गई है और कहाँ करी गई थी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना वर्ष 1873 में बंबई में करी गई थी। दोस्तों बात करी जाए दोस्तों इसके संस्थापक की, तो ज्योतिबा फुले, दोस्तों ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। साथ ही साथ में आप दोस्तों एक अखबार को और ध्यान रखना, मद्रास स्टैंडर्ड। दोस्तों ये तीनों ही अखबार जो है एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित करे गए थे और दोस्तों तीनों ही ये जो अखबार थे अंग्रेजी भाषा में थे। अब देखिए दोस्तों, न्यू इंडिया लिखा था एनी बेसेंट ने, न्यू इंडिया का प्रकाशन दोस्तों एनी बेसेंट ने किया था। जबकि दोस्तों एक प्रश्न बनता है यंग इंडिया, तो दोस्तों यंग इंडिया का प्रकाशन अहमदाबाद से वर्ष 1919 में गांधी जी ने किया था। तो आपने दोस्तों दोनों को ही ध्यान में रखना है, न्यू इंडिया पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट और यंग इंडिया पूछा जाएगा तो महात्मा गांधी जी के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस साल करी गई थी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा करी गई थी। तो दोस्तों आपने ध्यान में रखना है 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता का एकमात्र शहर जहां के दरवाजे मुख्य द्वार पर खुलते थे। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि सिंधु सभ्यता का एकमात्र वह कौन सा शहर था जहां के दरवाजे दोस्तों मुख्य द्वार पर खुलते थे। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों लोथल जो है यह सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह भी था। दोस्तों इसके जो ये दोस्तों सिंधु सभ्यता का एकमात्र शहर था जिसके दरवाजे दोस्तों मुख्य द्वार पर खुलते थे। बाकी सभी दोस्तों जितने भी मुख्य मार्ग होते थे तो दोस्तों मुख्य मार्ग की तरफ को किसी भी बाकी शहर के दरवाजे यहाँ पर को मुख्य मार्ग की तरफ को नहीं खुला करते थे, सभी के दरवाजे दोस्तों पीछे की तरफ को खुला करते थे। लेकिन दोस्तों लोथल एकमात्र ऐसा शहर था जहाँ के दरवाजे मुख्य द्वार पर खुलते थे। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, चोल वंश का संस्थापक कौन था? अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों आप सभी जानते होंगे चोल वंश काफ़ी हमारे भारत के इतिहास में एक पराक्रमी वंश रहा है। इसका शासन दोस्तों इंडोनेशिया तक फैला हुआ था। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। दोस्तों आप लोगों ने ध्यान में रखना है और दोस्तों इसके द्वारा आपने ध्यान में रखना है कि इसने नर केसरी की उपाधि धारण करी थी। तो दोस्तों कभी पूछा जाएगा कि नर केसरी की उपाधि किस एक चोल राजा ने धारण करी थी, तो दोस्तों विजयालय ने धारण करी थी और यही चोल वंश के संस्थापक थे। आपने ध्यान में रखना है दोस्तों कि राजेंद्र तृतीय दोस्तों इस वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वह किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों वर्ष 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। इससे पहले दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के ही मध्य लड़ा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला व्यक्ति कौन था? अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको ध्वस्त करने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला व्यक्ति बख्तियार खिलजी था। आप लोगों ने ध्यान में रखना है। दोस्तों ये बख्तियार खिलजी था कौन? तो दोस्तों यहाँ गुलाम वंश के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका यह सहायक सेनानायक था। तो दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक का यह सहायक सेनानायक था, इसका नाम था बख्तियार खिलजी और इसी के द्वारा दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, व्यापकगत सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों आपसे अगर कभी पूछा जाए व्यापकगत सिद्धांत या फिर दोस्तों इसी को बोला जाता है राज्य हड़प नीति, किसके द्वारा दोस्तों यह प्रारंभ करी गई थी? दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यापकगत सिद्धांत दिया गया था। आपने ध्यान में रखना है दोस्तों, इसे राज्य हड़प नीति भी कहते हैं। बाकी दोस्तों लॉर्ड डलहौजी से आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसी के समय में 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना करी गई थी। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को दोस्तों रेलवे का जनक भी कहा जाता है और इसी के समय में डाक टिकट का प्रारंभ भी हुआ था। अगला और दोस्तों हमारी हिस्ट्री का आज का अंतिम प्रश्न है,
अमेरिका की बोस्टन टी पार्टी घटना किस वर्ष हुई थी। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से दोस्तों हमारा ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। आप लोगों ने बताना है दोस्तों कि अमेरिका की बोस्टन टी पार्टी घटना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों 16 दिसंबर 1773 को अमेरिका की बोस्टन टी पार्टी घटना हुई थी दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि इसका नेतृत्व सैमुअल एडम्स ने किया था। यहाँ पर दोस्तों हमारे हिस्ट्री के प्रश्न समाप्त हो रहे हैं। आप लोगों का जो भी स्कोर होगा हिस्ट्री का, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों अब यहाँ से हमारे ज्योग्राफी के प्रश्न प्रारंभ हो रहे हैं। पहला प्रश्न दोस्तों हमारे ज्योग्राफी का, किस एक ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि कौन सा एक ग्रह ऐसा है जिसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों अरुण जो ग्रह है उसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यह जो अपना अक्ष पर है ना, अपने अक्ष पर झुका हुआ है काफ़ी ज़्यादा, जिस वजह से दोस्तों यह लेटा हुआ सा प्रतीत होता है और इसीलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। बाकी दोस्तों आप लोग अरुण ग्रह से ध्यान रखेंगे, इसका रंग हरा है और दोस्तों इसका हरा रंग होने के कारण ही इसे हरित ग्रह भी कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है, और दोस्तों विश्व में सबसे गहरी जो खाई है वो भी यही है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो दोस्तों प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों मेरियाना गर्त यानी कि मेरियाना ट्रेंच जो है वह प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई है दोस्तों। 11,033 मीटर यह गहरी है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, दोस्तों आपने ऊपर से ध्यान में रखना है कि प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई तो मेरियाना गर्त है, लेकिन दोस्तों कभी पूछा जाए हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है, तो दोस्तों वह जावा या फिर सुंडा, दोनों ही नाम दोस्तों इसके हैं। जावा गर्त यानी कि सुंडा गर्त, जावा ट्रेंच या फिर सुंडा ट्रेंच दोस्तों, यह हमारे हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारत के कुल कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि कितने राज्य हमारे ऐसे हैं जो नीचे समुद्री एरिया से लगे हुए हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों 9 राज्य भारत के कुल ऐसे हैं जो कि तटरेखा से लगे हुए हैं। अब दोस्तों यह 9 राज्य है कौन कौन से, तो दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। दोस्तों यह 9 राज्य ऐसे हैं जो कि भारत के तटरेखा से लगे हुए हैं, और इनमें दोस्तों जो गुजरात है उसकी तटरेखा सबसे लंबी है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, मन्नार की खाड़ी व बंगाल की खाड़ी को कौन सी जलसंधि जोड़ती है। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को कौन सी जलसंधि जोड़ती है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को पाक जलसंधि जोड़ती है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि किन 2 देशों के बीच में पाक जलसंधि मौजूद है। तो दोस्तों आप लोगों ने वहाँ पे भारत पाकिस्तान नहीं लगाना है। दोस्तों भारत और श्रीलंका के मध्य में पाक जलसंधि स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि दक्षिण भारत जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिण भारत है, उसकी दोस्तों दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आप लोगों ने बताना है। और दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 2637 मीटर है। वही दोस्तों अगर कभी आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब दोस्तों आपने ध्यान रखना है अनाईमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, सिंधु नदी की पंचनद सहायक नदियों में कौन सी नदी सबसे छोटी नदी है। अब दोस्तों आप लोगों ने, आप सभी जानते होंगे सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदी है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि इन सभी में से कौन सी नदी सिंधु नदी की पंचनद में सबसे छोटी नदी है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों रावी जो नदी है वह सिंधु की पंचनद सहायक नदियों में सबसे छोटी नदी है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। दोस्तों रावी नदी की बात आई है तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से इसका उद्गम होता है, और दोस्तों आगे जाकर के यह चिनाब में संगम कर लेती है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जानी जाती है, और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले जब यह तिब्बत वाले भाग में बहती है तब इसे दोस्तों सांगपो कहा जाता है, और दोस्तों जैसे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है इसे दिहांग कहा जाता है दोस्तों, और जैसे ही दोस्तों यहाँ असम में प्रवेश करती है असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, और दोस्तों जब यह बांग्लादेश में जाती है तब इसे जमुना नदी कहा जाता है। आपने इन सभी नामों को ब्रह्मपुत्र के ध्यान में रखना है।
अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से किस नदी को कोयला नदी भी कहते हैं। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि कौन सी एक नदी ऐसी है जिसको कोयला नदी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों दामोदर नदी को दोस्तों कोयला नदी भी कहा जाता है। अब दोस्तों बात आई है दामोदर नदी की, तो आपने ध्यान रखना है कि ये छोटा नागपुर पठार से दोस्तों दामोदर नदी का उद्गम होता है। इसी को दोस्तों बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो दोस्तों बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। साथ ही साथ में दोस्तों एक तथ्य आप लोग और ध्यान रखेंगे कि दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। तो दोस्तों आपने इन सभी प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखना है दामोदर नदी से। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों यांगजी नदी जो कि दोस्तों चाइना में बहती है, यह दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नदी है। और दोस्तों इसकी बात करी जाए लंबाई की तो 6300 मीटर, लगभग दोस्तों 6300 मीटर यह लंबी है और एशिया की सबसे लंबी और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। बात करी जाए दोस्तों भारत की, तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसकी दोस्तों कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है चित्रकूट वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती नदी पर दोस्तों स्थित है। बात करी जाए दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात की, तो दोस्तों इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, कई ज़्यादा बार पूछा गया है कि भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहते हैं। तो आपने ध्यान में रखना है दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है और यह दोस्तों गोदावरी की सहायक इंद्रावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, किन वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि किन फॉरेस्ट में दोस्तों सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी दोस्तों पाई जाती है, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला कौन सा था, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जो कि दोस्तों तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है दोस्तों, और यह 1986 में स्थापित इसको किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, हाथियों के संरक्षण के लिए उसे राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया था। तो दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया था दोस्तों। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों वर्ष 2010 में हाथियों के संरक्षण के लिए उसे राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। आप लोगों ने इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि हाथियों के दोस्तों संरक्षण के लिए 1992 में गजतमे नामक हाथी संरक्षण परियोजना चलाई गई है। तो दोस्तों आपसे कभी पूछा जाएगा कि हाथी संरक्षण परियोजना कब चलाई गई थी। तो दोस्तों वर्ष 1992 में हाथी संरक्षण परियोजना का दोस्तों नाम क्या था। तो दोस्तों गजतमे उस हाथी संरक्षण परियोजना का नाम था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, देश में चाय उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि देश में चाय का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा देखने के लिए हमें मिलता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों असम इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देश के कुल दोस्तों चाय का 50% उत्पादन दोस्तों अकेले असम में होता है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है। दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है। दोस्तों आप सभी जानते होंगे लोहे को दोस्तों 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। दोस्तों इन चारों में से आपने बताना है कि लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों लोहे का सबसे शुद्ध रूप मैग्नेटाइट होता है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है, और इसे दोस्तों काला लोहा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, दोस्तों यहाँ पर हमारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी समाप्त होते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ से प्रारंभ होंगे। आप लोग दोस्तों मुझे अपने हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों के ही स्कोर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी बताया था। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने किस एक अधिनियम को अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी बताया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों 1935 के अधिनियम को नेहरू जी ने अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी बताया था। बाकी आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि हमारे संविधान का लगभग 70 से 75% भाग हमने 1935 के अधिनियम से लिया है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण ये अधिनियम है। अगला प्रश्न हमारा,
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वह हमारे भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हमारे भारतीय संविधान में दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आप लोगों ने ध्यान में रखना है दोस्तों, इसको आर्टिकल 51 के ए में रखा गया था और दोस्तों हमने अपने मौलिक कर्तव्य रूस से लिए हैं। अगला प्रश्न हमारा, नागरिकों के लिए समान सिविल नागरिक संहिता की चर्चा किस अनुच्छेद में करी गई है। दोस्तों ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि पूरे भारत देश में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात करी जा रही है। उसी को दोस्तों हिंदी में समान सिविल नागरिक संहिता कहा जाता है। तो दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा यानी कि समान सिविल नागरिक संहिता की चर्चा किस एक आर्टिकल में करी गई है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों आर्टिकल 44 में इसकी चर्चा करी गई है, लेकिन दोस्तों केरला जो स्टेट है वह इसके पक्ष में नहीं है और दोस्तों वहाँ पर इसके खिलाफ आंदोलन वगैरह हो रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था। दोस्तों आप सभी जानते होंगे पहले संपत्ति के अधिकार को दोस्तों हमारे फंडामेंटल राइट्स में रखा गया था। पहले दोस्तों हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें से दोस्तों 7वें संपत्ति के अधिकार को अब हटा दिया गया है और दोस्तों उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है और आर्टिकल 300 के ए में रख दिया गया है। आप लोगों ने बताना है दोस्तों कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को दोस्तों मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बनाकर दोस्तों आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है। अगला प्रश्न हमारा, आपातकाल की चर्चा दोस्तों भारतीय संविधान के किस भाग में करी गई है। दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि इमरजेंसी की चर्चा हमारे भारतीय संविधान के किस एक भाग में करी गई है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों भाग 18 में दोस्तों हमारे आपातकाल की चर्चा है और दोस्तों पूछा जाता है प्रश्न कि आपातकाल हमने किस देश से ग्रहण किया है। तो दोस्तों आपातकाल हमने जर्मनी से ग्रहण किया है। साथ ही साथ में दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे कि भाग 17 में दोस्तों राजभाषाओं की चर्चा है। राजभाषा की चर्चा दोस्तों भाग 17 में है। भाग 20 में दोस्तों संविधान संशोधन की चर्चा करी गई है, जो कि हमने दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से लिया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत करी गई है। दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की चर्चा किस एक आर्टिकल में करी गई है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों आर्टिकल 21 के ए के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की चर्चा करी गई है। और दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है कि आर्टिकल 21 ए किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो दोस्तों आर्टिकल 21 का ए 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत दोस्तों आर्टिकल 21 का ए जोड़ा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारत के वह राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर रहे थे। तो दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि भारत के वह कौन से राष्ट्रपति थे जो दोस्तों राष्ट्रपति बनने से पहले लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर रहे थे। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन ऐसे हमारे राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर रहे थे। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करी गई है। दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करी गई है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों आर्टिकल 123 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करी गई है। वहीं दोस्तों अगर कभी आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करी गई है, तो दोस्तों इसमें आपको देखो क्या करना है, 1 2 3 आपने ध्यान में रखना है। 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है और वहीं दोस्तों अगर आप 2 की जगह पर 1 को रख देते हैं और 1 की जगह पर 2 को रख देते हैं तो आर्टिकल बनता है 213। यहां पर दोस्तों राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करी गई है। अगला प्रश्न हमारा, सुप्रीम कोर्ट के किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया था। दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कौन से पहले मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने दोस्तों सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम किया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों मोहम्मद हिदायतुल्लाह ऐसे राष्ट्रपति थे दोस्तों, ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के तौर पर भी सबसे पहले काम किया था। दोस्तों 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक दोस्तों इन्होंने राष्ट्रपति के पद को संभाला था। आप लोगों ने ध्यान में रखना है। साथ ही साथ में दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1
भारत को घोषित करता है? दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि क्या घोषित करता है। तो दोस्तों राज्यों का संघ करता है, संघीय राज्य, सहकारी राज्य या फिर स्वतंत्र राज्य। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों भारत का जो संविधान, हमारा भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 1 है ना, वह भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। देखिए दोस्तों आप सभी जानते होंगे हमारा आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया है, भारत अर्थात इंडिया दोस्तों राज्यों का संघ होगा, ऐसा हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में चर्चा करी गई है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा राज्यों का संघ। अगला प्रश्न हमारा, राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया था? दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि राज्यसभा का दोस्तों पहली बार गठन कब किया गया था। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि राज्यसभा को दोस्तों उच्च सदन माना जाता है और आर्टिकल 80 में दोस्तों राज्यसभा की चर्चा करी गई है। दोस्तों आप सभी को ये बताना है कि राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था, मगर दोस्तों इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। तो दोस्तों आपने दोनों को ही ध्यान में रखना है कि राज्यसभा का दोस्तों पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ, लेकिन दोस्तों इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और इसके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा करी जाती है, जबकि दोस्तों केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा करी जाती है। अब देखिए दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और इनके सदस्यों की नियुक्ति यह तो दोस्तों राज्यपाल जी के द्वारा कर दी जाएगी, मगर दोस्तों इनको निकालने का अधिकार इनको नहीं होता है। इनको दोस्तों हटा सकते हैं तो सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि भारतीय संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर कब स्वीकार करा था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस एक समिति को लघु लोकसभा समिति भी कहते हैं? दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि किस एक समिति को लघु लोकसभा समिति कहा जाता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों लोक लेखा समिति को दोस्तों लघु लोकसभा समिति भी कहा जाता है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है दोस्तों। साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखेंगे कि दोस्तों यह संसद की सबसे पुरानी समिति है। इसमें दोस्तों सदस्य संख्या 22 है, जिनमें दोस्तों 15 लोकसभा से व 7 सदस्य राज्यसभा से दोस्तों 1 साल के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। और दोस्तों हमारे आज का पॉलिटी का अंतिम प्रश्न है, तारांकित प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से दिया जाता है, यानी कि दोस्तों स्टार लगे हुए क्वेश्चन का जो आंसर होता है वह किस प्रकार से दिया जाता है। मौखिक दिया जाता है, लिखित व मौखिक दोनों तरीके से दिया जाता है, लिखित दिया जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों तारांकित जो स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं इनको दोस्तों इनका जो आंसर होता है वह सिर्फ मौखिक तौर पर दिया जाता है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर हमारे पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब दोस्तों हम लोग 5 क्वेश्चन आपके सामने करंट के डिस्कस करेंगे और दोस्तों आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, चंद्रयान 3 किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि चंद्रयान 3 अभी हमारा 14 जुलाई 2023 को दोस्तों लॉन्च किया गया था। आप लोगों ने बताना है दोस्तों किस रॉकेट से यह प्रक्षेपित किया गया है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों LVM-3M4 यह रॉकेट था जिससे दोस्तों हमारे चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया गया है और दोस्तों 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। 615 करोड़ दोस्तों इसका कुल बजट था, आप लोगों ने इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, सुस्वागतम पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा करी गई है? दोस्तों सुस्वागतम पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा करी गई है, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों सुस्वागतम पोर्टल की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करी गई है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। दोस्तों जो हमारे CJI हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, उनके द्वारा दोस्तों 9 अगस्त 2023 को इसको लॉन्च किया गया है। दोस्तों यह एक ऐप के तौर पर काम करेगा और इसके जरिए जो लोग हैं दोस्तों वह अदालत की सुनवाई में भाग लेने, वकीलों से मिलने जैसे दोस्तों विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराकर ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है, सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, किस राज्य ने गृह ज्योति योजना प्रारंभ करी है? दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि कौन से एक राज्य ने गृह ज्योति योजना प्रारंभ करी है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों कर्नाटक राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना प्रारंभ करी है, जिसके तहत दोस्तों वहां के प्रत्येक व्यक्ति को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। अगला प्रश्न हमारा, भारत का कौन सा राज्य पूरे राज्य में
जाति आधारित सर्वेक्षण करवा रहा है। अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो पूरे राज्य भर में जाति के आधार पर सर्वेक्षण करवा रहा है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों बिहार सरकार ऐसी है, बिहार राज्य ऐसा राज्य है जहां पर जाति आधारित सर्वेक्षण करवाया जा रहा है। और दोस्तों एक क्यों प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इस पर स्टे लगा दिया गया था, मगर दोस्तों पटना हाईकोर्ट ने इसको दोबारा मंजूरी दे दी है और दोस्तों फिर से सर्वेक्षण प्रारंभ हो गया है। तो दोस्तों हमारे आज का अंतिम प्रश्न है, कौन से भारतीय शहर ने पुस्तकालय महोत्सव 2023 यानी कि फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरी 2023 का आयोजन किया है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों हमारे दिल्ली जो शहर है इसके द्वारा दोस्तों पुस्तकालय महोत्सव 2023 यानी फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरी 2023 का आयोजन किया गया है दोस्तों, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। दोस्तों यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन समाप्त हो रहे हैं। आप लोग मुझे बताइएगा दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर दोस्तों आप लोगों की किसी प्रकार की कोई राय है तो आप लोग दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को कोई वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको दोस्तों स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।